का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के बारे में बोले हैं, तब से हमारे इस भारत के लोग जो है पूरा उत्सुक हो रहे हैं कि ये आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये नेताजी क्या ला रहे हैं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या हो जाएगा, क्या हमारा समाज की क्या सुधार हो जाएगा, अगर सुधार होगा तो कौन सा समुदाय के लिए सुधार होगा, यानी किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा और किन लोगों के लिए नुकसानदायक होगा। ये चीज़ लोगों को जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या, ये भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। क्या सभी के लिए कानून बराबर हो जाएंगे, क्या क्रिमिनल के लिए भी कानून बराबर हो जाएंगे या सिविल के लिए बराबर हो जाएंगे। लोग यहाँ भी नहीं समझ पा रहे आखिर सिविल मामला है क्या और क्रिमिनल मामला क्या। उस सभी लोगों को तो ये भी यहाँ पर समझ रहे हैं कि जितना कानून है सबके लिए बराबर हो जाएगा, SC/ST एक्ट खत्म हो जाएगा, आने की सब ये सब खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो ये सब कंफ्यूज लोगों के ऊपर है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ऐसा समझाएंगे आपको कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है किसके लिए ये जो है फ़ायदेमंद है और किसके लिए नुकसानदायक है। और जिसके लिए ये नुकसानदायक है वो बहुत ही खतरनाक नुकसानदायक है, उनकी पूरी ज़मीन जायदाद जो है लुटा सकता है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो कुछ समुदाय को फ़ायदा भी होगा, जैसे मुस्लिम लोगों को सब फायदा होगा। अब कैसे होगा, चलिए आज के इस वीडियो में बताते हैं। शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों पास भी शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले जान लीजिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड को शॉर्ट में कहते हैं UCC। इसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, आने की समान, यूनिफॉर्म मतलब हो गया समान, नागरिक, सिविल मतलब नागरिक भी बोल सकते हैं, परिवार बोल सकते हैं, दीवानी बोल सकते हैं, संहिता, समान नागरिक संहिता। आखिर ये है क्या, समान नागरिक संहिता ये है कि सिविल, यहाँ वर्ड एक सुनना है, सिविल। जब यह सिविल ये वर्ड निकल के आता है तो सबसे पहले हम लोग सिविल को सोच लेते हैं, समझ लेते हैं कि सिविल आखिर है क्या। इस शॉर्ट में हम समझ सकते हैं कि यूनिफॉर्म मतलब होता है समान होता है, एक समान होता है, कोड मतलब संहिता होता है, संहिता को ही हम लोग कानून कह सकते हैं। ये हम पिछले वीडियो में अब हम बता चुके हैं, वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। पूरी तरह से आपको बता चुके हैं कि आखिर ये कोड क्या होता है, एक्ट क्या होता है, कैसे बनता है, बिल कब कहते हैं, कानून बन जाता है तब क्या कहते हैं, है ना। तो इसमें हम टोटल जो है पिछले बार जो वीडियो अपलोड किया उसमें हम बताए हैं। लेकिन आज सिंपल से समझते हैं कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। सिविल की जब बात आता है तो यहाँ सिविल के बारे में समझेंगे। कोड का मतलब कानून होता है, यूनिफॉर्म मतलब समान। अब सिविल सिर्फ लोग समझ नहीं पा रहा, ये सिविल मामला क्या है। तो यूनिफॉर्म मतलब एक समान कानून तो होगा, कोड मतलब कानून, आने की एक समान कानून किसके लिए, नागरिक के लिए। कौन सा मामला में, सिविल मामला में। तो सिविल मामला क्या है, पहले ये चीज़ तो जानना होगा कि इस भारत देश में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लेके आ रहे हैं वो सबके लिए कानून बराबर होंगे। सिर्फ कौन सा कानून में, सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल मामला में। सिविल मामला में अगर सिविल मामला हो तो सबके लिए कानून बराबर होगा, इक्वल होगा, यूनिफॉर्म एक जैसा होगा। अब यहाँ लोग सिविल नहीं समझ पाता है। अब सिविल को आपको हम समझाते हैं, थोड़ा सा समझिए। देखिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ये तीनों कोर्ट जो है दो ही मामला को देखता है। कौन मामला को देखता है, तो ये देखता है क्रिमिनल मामला को। क्रिमिनल मामला को, क्रिमिनल मामला को देखते हैं, इसीलिए हम लोग कह देते हैं क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल मामला क्या है, किसी को जान मार देना, किसी को मर्डर कर देना, बलात्कार कर देना, कहीं बम पटक देना, कहीं रेलवे पटरियाँ उड़ा देना, पुल उड़ा देना, ये सब टोटल है क्रिमिनल मामला। तो इस क्रिमिनल मामला को कहा जाता है क्रिमिनल लॉ। एक होता है सिविल मामला, इसीलिए कहा जाता है इसको सिविल लॉ, ठीक है। तो कोर्ट हमेशा दो प्रकार की चीज़ों को देखता है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। एक क्रिमिनल मामला को देखता है और एक सिविल मामला को देखता है, ठीक है। अब इसमें हम समझते हैं क्रिमिनल मामला को जो होता है वो क्रिमिनल मामला क्या होता है, जैसे किसी को डकैती कर लेना, ठीक है, डकैती कर लेना हो गया, आने की मर्डर कर देना हो गया, ये क्रिमिनल मामला हो गया। कहीं पर पता चलेगा रेलवे पटरी उड़ा दिया, रेलवे पटरी उड़ा देना, है ना, रेलवे पटरी उड़ा दिया। इसके बाद बलात्कार कर लेना, है ना, बलात्कार, ये सब क्रिमिनल मामला है। इसके बाद यहाँ मान लो
क्या आ जाएगा, बम पटक दिया, बम पटकना है ना, बम विस्फोट कर देना, कहीं जाके जो है सार्वजनिक जगह पर पता चलेगा बम्बे पटक दिया है ना, रेल पटरिए उड़ा दिया, तो ये सबको क्रिमिनल मामला कहा जाता है, इसीलिए क्रिमिनल लॉ कहा जाता है। अब इस सब को अगर कोई व्यक्ति यदि इतना प्रकार का कोई काम करता है तो उसको कौन सा धारा के तहत चलता है, तो आईपीसी सेक्शन यानी कि इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड के तहत उसको सजा होता है। इंडियन पिनल कोड क्या होता है, तो इंडियन पिनल कोड होता है भारतीय दंड संहिता। अब संहिता क्या भैया, यानी देखिए कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी संस्कृति को मानने वाला लोग है, लेकिन अगर मर्डर करेगा, अगर डकैती करेगा, रेलवे पटरी उड़ाएगा, बलात्कार करेगा, जब बम विस्फोट करेगा, तो वहाँ को जाति के आधार पर देख के या धर्म के आधार पर देख के जो है वहाँ पर सबके लिए जो है अलग अलग कानून नहीं बना दिया है। तो वहाँ सभी लोगों के लिए कानून एक ही में लिखा गया है कि अगर बाबू हिंदू धर्म वाला डकैती करेगा तो भी आईपीसी सेक्शन वही लगेगा, अगर मुस्लिम वाला करेगा मर्डर किसी को तो भी आईपीसी वही लगेगा जो हिंदू में लगेगा। यानी सभी जाति धर्म के जितना भी संस्कृति का मानने वाले लोग हैं सबके लिए जो है क्रिमिनल मामला में कानून एक ही है, उसको कहते हैं हम लोग इंडियन पिनल कोड, उसके तहत सजा होता है। ठीक है, अब इसमें किसके तहत चलाया जाता है, तो इसके लिए सीआरपीसी का प्रयोग किया जाता है। सीआरपीसी का मतलब होता है क्राइम प्रोसीजर कोड। अब भैया कब किसको रिमांड में बुलाएगा, कब उसको कोर्ट बुलाएगा, कब उसको हाजिरी देना है, जैसे जज कैसे काम करेगा, यानी वकील कैसे काम करेगा, ये टोटल जो होता है कोर्ट में काम, वो टोटल काम करने की जो प्रक्रिया होता है, या तो पुलिस को कब बोलेगा जाकर उसको अरेस्ट करके ले आओ, यानी कब उसके लिए अरेस्ट वारंट देगा, तो ये सब टोटल जो होता है वो सीआरपीसी के तहत चलता है, उसको हम लोग क्राइम प्रोसीजर कोड कहते हैं। और कौन सा एक्ट किया है, उसको कितना साल की सजा होगा, 376 को किया तो उसको फांसी सजा दे दो, मर्डर किया तो उसको उम्र कैद का दे दो, है ना। अगर किसी को पीछा कर रहा है तो मान लो पीछा कर रहा है तो उसको क्या हो जाएगा, 354D हो जाएगा, 5 साल की सजा हो जाएगा। किसी के साथ छेड़खानी किया था 354 ये हो जाएगा, किसी को बॉडी को टच कर दिया कोई महिला लोग को तो उसके तहत सजा हो जाएगा। तो ये सब को टोटल कहा गया है क्रिमिनल लॉ। इसमें सबके लिए कानून क्या होगा, बराबर होगा, कोई जाति धर्म के आधार पर जो है कानून बराबर अलग अलग नहीं होगा, सबके लिए बराबर रहेगा। और वही आ जाते हैं सिविल मामला में। जब सिविल मामला में आ जाते हैं तो यहाँ पर सबके लिए एक पर्सनल लॉ है। क्या है, पर्सनल लॉ। अब भैया पर्सनल लॉ क्या होता है, तो पर्सनल लॉ में क्या है कि हिंदू के लिए अलग कानून, ठीक है, हिंदू के लिए अलग कानून। अब हिंदू में वो कौन कौन शामिल है, तो हिंदू में बुद्धिस्ट आ जाता है, यानी कि बुद्धिस्ट हो गया, जैन हो गया, इस तरह से जो है जो लिखा गया है। अब हिंदू में ये आ गया, इसमें बुद्धिस्ट हो गया, हिंदू हो ही गया। इसके बाद देखिए इधर मुस्लिम हो गया, पर्सनल लॉ में मुस्लिम हो गया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मुस्लिम लॉ हो गया, इसमें मुस्लिम लॉ है। अब देखिए हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन ये तीनों को शादी ब्याह करने के लिए कानून बना है हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट ये 1955 में कानून बनाया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान से। हिंदू कोड बिल के तहत जो है 5 कानून पास किया गया था जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट था। जिस हिंदू मैरिज एक्ट में बुद्धिस्ट, जैन ये सब टोटल लोगों के लिए जो है हिंदू के लिए शादी करने की जो नियम कानून होगा उस सबके लिए बराबर होना होगा, ये चीज़ लिखा हुआ। यानी हिंदू भी शादी करेगा तो भी 18 वर्ष की होनी चाहिए, लड़का 21 वर्ष की होना चाहिए, लड़की 18 वर्ष की होनी चाहिए। शादी अगर दोबारा करना चाहते हैं तो पहला पत्नी को तलाक देना होगा तब दूसरा शादी कर सकते हैं, या तो फिर अगर दूसरा शादी करना चाहते हैं अगर पत्नी रहते हुए तो पहला पत्नी का सिचुएशन देखेगा कि पत्नी का बाल बच्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तब दूसरा शादी कर सकते हैं। यानी हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू के लिए अलग कानून बना हुआ है। हिंदू में गोद कैसे लिया जाएगा, गोद आने को बच्चा को लोग कैसे गोद लेंगे, तो हिंदुज़म लोग के तहत लेगा। गोद कैसे लेंगे, इसके बाद गोद लेने की प्रक्रिया क्या होगा कि अगर गोद ले रहा है तो जो व्यक्ति गोद रहा है उससे कितना छोटा वर्ष का होना चाहिए बच्चा जो गोद ले सकते हैं। यानी कि मान लिया हम गोद ले रहे तो कोई बच्चा को 21 वर्ष की छोटा रहेगी तब हम उसको गोद ले पाएंगे, यह चीज़ प्रावधान किया गया है। इसके बाद किसी को प्रॉपर्टी का अधिकार, हिंदू में जो है महिलाओं की जो प्रॉपर्टी का अधिकार होगा, जो माता पिता अगर गुजर जाते हैं तो उसका जमीन जायदाद में किसका अधिकार होगा, बेटी का होगा कि नहीं होगा। यानी इसके लिए जो है हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट के लिए सेम कानून बना हुआ है हिंदुज़म लॉ, ठीक है। 3 के तहत इसको चलता है। इसको एक प्रकार से बोल सकते हैं कि हिंदू के लिए सिविल मामला है, सिविल लॉ है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल लॉ है हिंदू में, है ना। अब यहाँ मुस्लिम लोग के लिए यहाँ एक कानून चलता है, वो कानून का नाम है शरीयत कानून।
अब शरीयत कानून बाबू बहुत खतरनाक कानून। शरीयत कानून क्या है? इस शरीयत कानून में कहा गया है कि अगर किसी महिला को अगर देख लिया बाबू बुरी नज़र से तो उस व्यक्ति को खड़ा करके चौराहा में जो है उसको वहाँ पे पत्थर से मारो। अगर कहीं हाथ किसी को मर्डर किया तो उसका हाथ काट दो। अगर किसी को मर्डर कर दिया उसको गला रहते रहते के मार दो। यानी हाथ के बदले हाथ, आँख के बदले आँख, है ना। बुरी नज़र से देखा महिला तो उसको खड़ा करके पत्थर से मारो। तो ये सभी से शरीयत कानून बहुत खतरनाक कानून। अब इस शरीयत कानून में पर्सनल लॉ जो मुस्लिम के लिए जो शरीयत कानून है, इसमें कहा गया है कि महिला को जो है 9 वर्ष की भी लड़की हो, लड़का कोई भी अर्स की हो, कोई भी साल की हो, तो वो शादी कर सकता है। बहुविवाह, बहुविवाह क्या होता है कि वो कितनों भी शादी करना चाहता है मुस्लिम तो कर सकता है, पहला पत्नी को बिना तलाक दिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है मुस्लिम लॉ में है कानून। ठीक है, तो अब यहीं पे अब देखिए इसमें प्रॉपर्टी के लिए जो कानून है, प्रॉपर्टी, गोद लेना हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, चाहे गोद लेना हो गया, है ना, गोद लेना हो गया, तो ये सब जो जमीन जायदाद की जो मैटर हो गया, यानी कि जमीन जायदाद, तो ये दोनों, इसमें भी जमीन जायदाद की जो मैटर हो, जो गोद लेने की जो प्रक्रिया हो, जमीन आने की, इसको बोल सकते हैं प्रॉपर्टी के लिए जो कानून हो, यानी दोनों के लिए जो है यहाँ सिविल मामला में बोल रहा है कि चाहे कोई भी धर्म का लोग हो। तो सिविल मामला क्या है? तो सिविल मामला जमीन जायदाद, शादी ब्याह, ये सब टोटल कुछ जो है भैया वो सिविल मामला है। ये सिविल मामला में बोल रहा है सरकार कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, यानी कि सिविल मामला में यहाँ जैन के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, क्रिश्चियन के लिए जो भी शादी विवाह होगा, जो भी जमीन जायदाद के अधिकार जो होंगे, शादी के लिए जो तलाक की जो प्रक्रिया होगा, यानी कि अगर भाई को अगर पिताजी अगर डेथ कर जाते हैं तो उसका जमीन के लिए जो है उसका भाई और बहन का जो अधिकार होगा जमीन का, वो किसका होगा, उन टोटल चीज में जो है पूरा सभी धर्म के लोगों के लिए समान कानून होगा। समझ गए? इसी को कहा गया है सिविल लॉ। अब ये सिविल लॉ भैया ये धर्म के आधार पर अगर आता है तो धर्म के आधार पर यदि आता है तो सभी धर्म के लिए सिविल मामला तो सेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात निकल के आता है कि हिंदू जो है, हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदुइज्म लॉ में हमारा एक भाई नहीं आता, उस भाई का नाम है एसटी। आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो जो है जो इस हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी भी नहीं कर सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है शादी नहीं, तलाक कुछ भी नहीं होता है। ठीक ना। तब एसटी लोगों के लिए जो है जो जमीन जायदाद आने, हिंदुइज्म जो लॉ है, जो या तो मुस्लिम लॉ है, अगर सबके लिए कानून बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबके लिए सिविल मामला में जमीन जायदाद में अगर बराबर हो जाएगा तो हमारा एसटी भाई लोग को क्या नुकसान होगा? तो एसटी भाई लोग के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हमारा इस भारत के संविधान में एसटी लोगों के संरक्षण करने के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं सिविल मामला के लिए। कौन सा बना हुआ है? तो एक सीएनटी एक्ट बना हुआ है, एक वो एसपीटी एक्ट बना हुआ है। उस एक्ट में जो है आदिवासी लोगों के लिए अलग सा जो है कानून बना हुआ है, कुछ अधिकार दिए गए हैं, जमीन प्रॉपर्टी के कुछ अधिकार दिए गए हैं कि सरकार नहीं छीन सकता, नहीं कोई व्यक्ति छीन सकता है उसका कुछ अधिकार सिविल मामला का। क्योंकि जमीन वाली जो बात है हो गया सिविल मामला है। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो ये एसटी के लिए जो कुछ कानून बना हुआ है, क्योंकि एसटी भाई लोग जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, थोड़ा जंगल की तरफ ज़्यादा रहते हैं। अगर उस जंगल की तरफ वो जीवन विज्ञापन करते हैं, और जंगल की तरफ रहने वाले लोगों के लिए कुछ कानून बना हुआ है कि उसका जो जंगल जमीन की जो मालिक होंगे वो आदिवासी भाई लोग होंगे, उस जमीन को जो है कोई बड़ी जाति के लोग नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कानून बना हुआ है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो ये एसटी के लिए जो कानून बना हुआ है वो कानून ख़त्म कर दिया जाएगा, और सबके लिए ज़मीन तमीन की जितना भी जाति हो गया, एसटी भाई लोग के लिए होगा, सबके लिए कानून क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका ज़मीन वगैरह छिना सकता है। तो ये हो गया मामला। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं आखिर ये सीएनटी एक्ट जो है ये क्या है जो एसटी लोगों के लिए कानून बनाया। सीएनटी एक्ट एक होता है एसपीटी एक्ट, दोनों को समझाते हैं, तो बने रहिए। चलिए अब देखिए पर यहाँ आदिवासियों का कैसा अधिकार हनन हो जाएगा, आदिवासियों का कैसा जमीन लुटा जाएगा, है ना, किस तरह से लुटा जाएगा। इस तरह से मोदी को सोच समझ के कानून को लाना चाहिए। देखिए हमारे एससी और एसटी भाइयों लोगों के लिए, पहले एसटी के लिए था, अभी एससी के लिए भी कर दिया गया है, कुछ कानून बना हुआ है इसका अधिकार के लिए। कुछ कानून क्या बना हुआ है, एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब कर सकते हैं, या तो आदिवासी हम लिख देते हैं, आदिवासी भाई लोगों के लिए कुछ कानून बना हुआ है। वो कानून, दो कानून बना हुआ है, दो कानून बना हुआ है। एक कानून बना हुआ है सीएनटी एक्ट, सीएनटी एक्ट,
दूसरा बना हुआ एसपीटी एक्ट। एसपीटी एक्ट भैया ये क्या है यार? सीएनटी एक्ट 1908 में बना था, फिर उसको 1959 में जो है संशोधन हुआ। एसपीटी एक्ट जो है 1949 में बना था। ये सीएनटी एक्ट जो लागू होता है वो छोटा नागपुर में होता है। इसका फुल फॉर्म होता है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। ठीक है। इसी प्रकार से एक कानून बना हुआ है संथाल परगना, संथाल काश्तकारी अधिनियम 1949। ये जो कानून बना हुआ है दो कानून। ठीक है। सीएनटी एक्ट जो हमारे झारखंड में जो है 5 प्रमंडल है। 5 प्रमंडल कौन कौन है? तो पहला प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर 2 हो गया। इसके बाद पलामू हो गया, कोल्हान हो गया 4 हो गया। इसके बाद एक है उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल 2 हो गया, कोल्हान 3 हो गया। इसके बाद हो गया पलामू 4 हो गया। इसके बाद एक और है, यानी 5 प्रमंडल। ये 5 प्रमंडलों को जो है ये जो कानून बना है वो 2 कानून के बीच में बांट दिया। एसपीटी एक्ट जो है वो 2 ही कानून, 2 जो है 2 प्रमंडल में जो है पूरा एसपीटी कानून को बांटा और सीएनटी एक्ट में बांटा। जैसे उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। ये जो 2 प्रमंडल है, ये 2 प्रमंडल मिला के एक प्रमंडल बना दिया गया, जिसको कहा गया सीएनटी एक्ट। सीएनटी एक्ट क्या होता है? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। इसमें जो पाया गया कि जो इसमें जो जिला है, यानी कि छोटा नागपुर के प्रमंडल में जो जिला आता है वो कुल मिला के 14 जिला आता है। कितना? 14 जिला, जिसमें बोकारो हो गया, रांची हो गया, गुमला हो गया, गढ़वा हो गया, इसके बाद कोडरमा हो गया, बोकारो हो गया, गिरिडीह हो गया। ये इस प्रकार से जो 14 जिला है, ये 14 जिला के ऊपर जो है सीएनटी एक्ट कानून लागू होता है। यानी ये 14 जिला जो है, इस 14 जिला में कोई भी अनुसूचित जाति का जमीन में कोई व्यक्ति आके कहेगा कि हम इसका जमीन खरीद लेंगे, अगर एसटी भाई लोग का जमीन को कोई बड़ी जाति के लोग तो नहीं खरीद सकता है। इसके लिए सीएनटी एक्ट बनाया गया। ठीक है। इसके लिए अब संथाल परगना में जो आते हैं, संथाल परगना जो है, संथाल परगना, ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है उसमें कहा गया कि इसमें जो जिला आता है 10 जिला, ये 10 जिला जो है, ये 10 जिला जो है, इसमें जो जिला आता है, जैसे इसमें आ जाएगा पलामू जिला, जैसे गुमला हो गया, जैसे गोडा हो गया, ये सब जो जिला हो गया, ये सब जिला जो होगा, ये सब जिले में अगर कोई भी अगर एसटी समुदाय के भाई लोग का ज़मीन को बड़ी जाति के लोग अगर खरीदना चाहते हैं तो फिर नहीं खरीद सकते हैं। ये कानून के तहत वो रोक देता है, और इसमें सीएनटी एक्ट कानून के तहत रोक देता है। इसमें 271 सीएनटी एक्ट में 271 धारा है, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि कोई भी आदिवासी समुदाय का जमीन को कोई भी बड़ी कास्ट के लोग नहीं खरीद सकता। अगर ये छोटी जाति है, ये हमारे आदिवासी भाई लोग अगर किसी को लीज पे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन जो है वो भी देने के लिए जो एक सीमा होगा कि 6 साल के बाद जो उस जमीन को उसको रिटर्न करना पड़ेगा, जो व्यक्ति लेगा, और उनको भी रिटर्न करना पड़ेगा, और इनको वापस तो लेना ही पड़ेगा। यह चीज़ कहा गया। इसका मकसद क्या था? सीएनटी एक्ट लाने का मकसद क्या था? सीएनटी एक्ट लाने का मकसद था कि ताकि हमारे जो छोटे भाई लोग जो होता है, आदिवासी समाज के लोग जो होते हैं, उसको लोग बड़ी जाति के लोग, भूमाफिया लोग जो है, भूमिहार लोग जो है, उसको बाला फुसला के जमीन को छीन लेते थे। इसीलिए सीएनटी एक्ट को लाया गया ताकि कोई उसका जमीन को छीन ना ले। अब देखिए इसमें एसपीटी कानून क्या है। एसपीटी कानून का भी लाने का मकसद यही था कि एसपीटी के अंदर जो भी 10 जिला आता है, वो 10 जिला के अंदर जो भी आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, उनका जमीन को कोई छीन ना ले, उसका जमीन को कोई जो है कब्जा कर ना ले जबरदस्ती बाला फुसला के। इसके लिए एसपीटी कानून लाया गया, और इस कानून के तहत जो उसको अधिकार दिया गया और एसटी समुदाय को संरक्षित किया गया। अब जब एक होता है, एक और देख लीजिए, इंडियन फॉरेस्ट राइट टू एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट
राइट टू एक्ट बोल सकते हैं, राइट टू एक्ट, है ना। तो ये कानून जो है इसको कहते हैं हिंदी में भारतीय वन अधिकार अधिनियम। इसमें कहा गया है कि भारत के अंदर आदिवासी कौन होगा, तो भारत के अंदर आदिवासी वही होंगे जो 13 दिसंबर 2005 से ठीक मतलब 3 पीढ़ी से पहले से जो व्यक्ति जंगल की तरफ रह रहा है वो आदिवासी कहलाएंगे। और 3 पीढ़ी से जो लोग वहाँ रह रहे हैं तो जंगल जमीन का मालिक कौन होगा, तो हमारा एसटी भाई लोग होगा, क्योंकि जंगल की तरफ कौन रहता है, एसटी भाई लोग रहता है, तो वो होगा। अगर इस तरह से अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, यूसीसी आता है, तो क्या होगा, हमारे जो एसटी भाई लोगों के लिए सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, ये सब खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि हमारे एसटी और एससी भाई के लोगों का जमीन में जाके जबरन जो है कब्जा लोग करने लगेंगे, बहुत बड़ी जाति लोग, है ना, भूमियार लोग, भूमाफिया लोग। तो ऐसे में सरकार को ये सोचना चाहिए कि आखिर ये सीएनटी और एसपीटी एक्ट अगर हट जाता है तो हमारा समुदाय के लोगों को क्या नुकसान होगा। ये चीज़ सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले ये चीज़ सरकार को सोच लेना चाहिए कि इनसे सीएनटी एक्ट अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से ख़त्म होता है तो लोगों का कितना नुकसान होगा, सरकार को भुगतना पड़ेगा, देश में दंगा हो सकता है। यह यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो है आदिवासी समुदाय को नुकसान हो सकता है। अब जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो मुस्लिम समुदाय के लोगों को फायदा हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में जो है शरीयत कानून में जो है महिलाओं को काफ़ी अधिकार को छीनते हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो फायदा हो जाएगा, तो एससी एसटी भाई लोगों के लिए नुकसान हो जाएगा। तो आई होप आप लोग का समझ में आया होगा कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर क्या है और इस सिविल कोड आता है तो किसके लिए नुकसान होगा। तो आई होप साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर जरूर।